जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2025 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और आज की वीडियो में आपका 25 में से 20+ का टारगेट रहना चाहिए दोस्तों। और आज वीडियो थोड़ी सी देरी से लेके आ पाया क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं पैटर्न नहीं तैयार कर पाया था, तो इसीलिए आज वीडियो थोड़ी सी देरी से आई है। लेकिन उसके लिए सॉरी मांगता हूं। लेकिन कोशिश यही करूंगा कि डेली आपको सुबह 8 बजे वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके, जीएस और साइंस तीनों के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और बिल्कुल पिछले वर्षों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को ले लो आप, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा, एग्जाम में वही क्वेश्चन आया, तो आपको उसके लिए दुख होगा। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको देखना है। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दोस्तों HW के रूप में पूछता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना रहता है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल पाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महाबलीपुरम की स्थापना किसने करी थी। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड महाबलीपुरम? कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है? देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको साथ ही साथ बताते चलना है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो राइट आंसर आपको नोट कर लेना है। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। और ये महाबलीपुरम बहुत ही फेमस मंदिर है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी। तो ये नाम आपको नोट करना है कि किस शासक के द्वारा कराई गई थी। शासक का नाम था नरसिंह, नोट करिएगा, शासक का नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, इस शासक के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। ये कब कराई गई थी? तो ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 7वीं शताब्दी में। कब कराई गई थी? 7वीं शताब्दी में कराई गई थी। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पर पल्लव वंश के बारे में, तो पल्लव वंश के बारे में याद रख लीजिएगा, इस वंश की जो स्थापना करी थी, इस वंश की दोस्तों स्थापना किसने करी थी? तो सिंह विष्णु ने। किसने करी थी दोस्तों स्थापना? सिंह विष्णु ने इस वंश की स्थापना करी थी। और कब करी थी, मतलब ये वंश जो कब से कब तक चला, ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक दोस्तों इस वंश का शासन काल था। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, चोल वंश का यहाँ पर पूछा गया है। तो चोल वंश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मंदिर पूछे जाते हैं वो भी नोट करिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। आपसे पूछेगा कि बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किस वंश के शासकों के द्वारा करी गई थी, तो आपका चोल वंश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने एक और मंदिर बनवाया था, वो भी नोट कर लीजिएगा, ऐरावतेश्वर मंदिर। क्या दोस्तों? आपसे पूछेगा ऐरावतेश्वर मंदिर की स्थापना किसने करी थी? ऐरावतेश्वर मंदिर की स्थापना किस वंश के शासकों के द्वारा? तो चोल वंश भी आपका राइट होगा। ठीक है, अब ये मैं बात करूं कि ऐरावतेश्वर मंदिर है कहां पर, तो ये नोट कर लीजिएगा। ये मंदिर कहां पर है? दारासुरम में। कहां पर है दोस्तों? दारासुरम में। ठीक है, और बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो कहां पर है? वो तंजावुर में है। ठीक है, याद जरूर से रखिएगा। अब दूसरी मैं बात करूं, यहाँ पर एक चालुक्य वंश भी हमें ऑप्शन में दिया गया है। तो चालुक्य वंश ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? आप नोट करिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। ये दोस्तों आर्मी से छोड़ दीजिए, ये हाई लेवल के जो एग्जाम होते जैसे SSC GD, SSC CGL, इन लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा
द्वारा कराई गई थी, यानी किस वंशों के द्वारा कराई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश। आपसे पूछ ले कि ये विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ पर, तो ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यह है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको जरूर से आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? धमेक स्तूप इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? यहाँ पर आपको फॉलोइंग में से सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। देखिए धमेक स्तूप की मैं बात करूं तो धमेक स्तूप कहां पर है दोस्तों? धमेक स्तूप आपका राइट आंसर हो जाता है सारनाथ में। कहां पर है दोस्तों? सारनाथ में है। और सारनाथ कहां पर है? वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में। और यहीं पर सारनाथ पे ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। जैसे ही सारनाथ का नाम आए ना, तो पहला उपदेश आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया और ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आ गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी लेवल तक पूछा गया है, यूपी पुलिस लेवल तक पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो आर्मी के लिए इंपोर्टेंट हो ही जाता है। यदि मैं बात करूँ कि प्रसिद्ध जो वृद्धेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, तमिलनाडु। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तमिलनाडु तंजावुर। कहां पर? तमिलनाडु तंजावुर में। और किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो देखिए वंश तो मैंने आपको बताया कि चोल वंशों के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन चोल वंश के किस राजा ने बनवाया था, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। राजा का नाम था राजा राजराज, राज करके था, राजा राजराज चोल। ठीक है, इसने दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी फेमस मंदिर है, एग्जाम के मैं नज़रिए से कह दूं तो वेरी इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि अकबर के द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? What was the name of the worship building built by अकबर? यानी अकबर ने जो उपासना भवन बनवाया था उसे क्या नाम दिया था? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की मैं बात करूं तो नोट करिएगा ऑप्शन सी दोस्तों, इबादत खाना कहा गया था। और इसकी स्थापना अकबर ने कब करवाई थी? 1575 ईस्वी में। कब करवाई थी? 1575 ईस्वी में करवाई थी। और कहाँ पर करवाई थी? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर करवाई थी? फतेहपुर सीकरी में करवाई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, संगोली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? संगोली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? बंगाल के नवाब के बीच में हुई थी, अवध के नवाब के बीच में हुई थी, मराठाओं के बीच में हुई थी, या फिर नेपाल के बीच में हुई थी? कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है? देखिए ये जो संगोली की संधि की मैं बात करूं तो ये हुई कब थी, तो डेट नोट करिएगा, 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में दोस्तों इस संधि को कराया गया था। ठीक है, ये किसके बीच में हुई थी ये भी नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में दोस्तों यह संधि हुई थी। जो अंग्रेजी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बीच में नेपाल के साथ में ये संधि हुई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों यह नेपाल के साथ में करी थी संधि, और नेपाल में दोस्तों अपनी कंपनी को स्थापित करने की बात इस मतलब संधि में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? काफी आसान क्वेश्चन है और आंसर भी आपने बता दिया होगा। हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, बिल्कुल सही है। राइट आंसर जिसने भी दोस्तों WC बनर्जी को बताया है उनका आंसर राइट है। WC बनर्जी ने अध्यक्षता करी थी। यदि मैं स्थापना की बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी चीज़ आपको याद होगी दोस्तों, दिसंबर 1885 में। दिसंबर 1885 में किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम दोस्तों नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज यूल। क्यों पूछ रहा हूं मैं? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार बन चुका है इंडियन आर्मी के। ठीक है, तो जॉर्ज यूल का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए एक हुआ था पंचशील समझौता, आपको याद होगा कि पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत की बात करिए कि किसने इसका प्रतिपादन किया था, तो राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, और जो पंचशील समझौता था वो भारत और चाइना के बीच में व्यापार को लेकर हुआ था। ठीक है, कि व्यापार हो, दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे से बन पाए, और सन 1954 में वो समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौता को ताड़ किसने किया था, भारत चाइना का एक युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक है, आपको याद होगा 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, जिससे क्या हुआ था, जो पंचशील समझौता था वो खत्म हो चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार किसका एक हिस्सा है। देखिए जो जल्लीकट्टू त्योहार, मैंने कल की वीडियो में क्वेश्चन कराया था जल्लीकट्टू त्योहार में होता क्या है। इसमें दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि ये तमिलनाडु में होता है, और बैल की इसमें होता है कि बैल एक होता है, उसको लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है, और काफ़ी सारे लोग मिलकर उसको अपने वश में करते हैं, यानी मतलब उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बैलों का ये एक खेल है, लेकिन ये किस त्योहार पर मनाया जाता है, तो तमिलनाडु का एक बहुत फेमस त्यौहार है, नाम याद रख लीजिएगा, पोंगल। पोंगल के त्यौहार में दोस्तों यह खेल आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो पोंगल आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि इसके क्वेश्चन की आंसर की मैं बात करूँ कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केरला। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, केरल में स्थित है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कि साइलेंट वैली किन पहाड़ियों में स्थित है, तो वो भी आपको याद रख लेना है, नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी। इन पहाड़ियों में दोस्तों स्थित है साइलेंट वैली। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कवर करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक, देखिए खजुराहो की बात करिए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि खजुराहो के जो मंदिर थे वो किस शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं दोस्तों, वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। किन शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था इन्हें। और इसी खजुराहो जो मंदिर हैं, इसमें एक वेरी फेमस मंदिर है जिसका नाम है कंदारिया महादेव का मंदिर। कंदारिया महादेव का मंदिर, ये क्वेश्चन पूछता है कि कंदारिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, अगली चीज नोट करिएगा कि जो खजुराहो का जो मंदिर है ना, ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किए जा चुके हैं। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किए जा चुके हैं ये मंदिर। ठीक है, अब मैं बात करूं कि है कहां पर ये मंदिर, तो याद रख लीजिएगा ये मंदिर आपको एमपी में देखने को मिलेंगे। कहां पर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जगह का नाम भी बता दूं, क्योंकि कई बार दोस्तों क्या बोलते हैं, राज्य का नाम ना देकर जगह का नाम आपसे पूछ लेता है। तो जगह का नाम एक बार नोट कर लीजिएगा, छतरपुर में। कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था, तो इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का जो योजना आयोग है किस वर्ष स्थापित हुआ था। 10 क्वेश्चन करा चुका हूं, इंपोर्टेंट अगर लग रहे हो और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। डेली आप सभी के लिए कोशिश रहती है कि टीए जो आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँ, और आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी के लिए, तो तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है। चीज़ों का रिवीजन साथ ही साथ करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन करने के लिए आपको बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को नोट करके रिवीजन करते रहिएगा। यदि आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा, इसकी PDF भी मैं आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया करूँगा।
बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में भी कोई दिक्कत ना हो और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे, ठीक है। यदि मैं इस क्वेश्चन के बात करें कि भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी? सन 1950 में, ठीक है। डेट की बात करूं तो 15 मार्च, याद रख लीजिएगा, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी गई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये जो आयोग होता है योजना आयोग, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष की बात करूं तो जब इसकी स्थापना करी गई थी योजना आयोग की, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ही इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। अब ये जो योजना आयोग चल रहा था ना दोस्तों, इसे समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी, डेट याद करिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? तो नीति आयोग को इसे क्या बोलते हैं, जो अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री ने, इसके द्वारा लाया गया था और इसकी मतलब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। अब मैं एक चीज बोलता हूं कि नीति आयोग आपसे पूछ ले कि नीति की फुल फॉर्म क्या है। नीति की कई बार फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म एक बार नोट करिएगा दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल, इसकी फुल फॉर्म नोट करिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है? नीति की फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि जो नीति आयोग है, इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये भी आपको याद रख लेना है। जो नीति आयोग आया, इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? देखिए 2015 में आया और 2015 में किसका मतलब किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी और भाजपा के जो प्रधानमंत्री थे कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो ये आसानी से याद होगा ना, नीति आयोग के पहले बैठक की जो अध्यक्षता है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई थी, ठीक है। जैसे कोई ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो ना, तो इन सभी चीज़ों को आप रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश किया करिए, ठीक है। नीति आयोग 2015 में आया और सरकार किसकी थी? भाजपा की थी और भाजपा के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो अध्यक्षता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा, क्योंकि जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं जो नीति आयोग के सीईओ, तो इनका सीईओ याद रख लीजिएगा वर्तमान में कौन है। वर्तमान में इनके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों? BVR सुब्रमण्यम, ये इसके वर्तमान में सीईओ हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसका मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। अब BVR सुब्रमण्यम से पहले कौन थे? तो BVR सुब्रमण्यम से पहले सीईओ का नाम था परमेश्वरम अय्यर। क्या था? परमेश्वरम अय्यर, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द स्टेट ऑफ एस्टैब्लिश ग्राम पंचायत? कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? देखिए ये एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 40, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 40 आपको ये चीज़ बताता है कि राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश दिया जाता है। आर्टिकल 40 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे और भी आर्टिकल पूछे गए हैं, तो वेरी फेमस आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आपको देखने को मिलेगा। और इसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है। क्या करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है
हाई कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब मैं आर्टिकल 32 आपको क्यों बता रहा हूं। आर्टिकल 32 इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसे BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन बन के आते हैं इस तरीके के। आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा गया। ठीक है, ये याद रख लेना। लेकिन यहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमसे देखिए नोट कर लिया, उसके बाद हमसे पूछा गया आर्टिकल 44 के बारे में। तो आर्टिकल 44 भी एक बार आपको बता देता हूं। आर्टिकल 44 में दोस्तों आपको समान नागरिक संहिता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता है क्या चीज, ये भी मैं आपको बता दूं। समान नागरिक यानी समान नागरिक संहिता जो नियम कानून है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब व्यक्तियों के लिए समान होंगे, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। जो नियम कानून है वो सबके लिए समान होंगे। ठीक है, जरूर से याद रख लेना है। चलिए, उसके बाद आर्टिकल 57 के बारे में पूछा गया है। तो आर्टिकल 57 में बता दूं कि राष्ट्रपति का जो दोबारा चुनाव होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति अब हट चुके पद से, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो जो दोबारा चुनाव होगा उसके लिए पात्र होने की बात आर्टिकल 57 में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के किस तरह से सबसे दूरीय वातावरण परत को क्या कहते हैं। किस तरीके से नहीं, पृथ्वी के सबसे दूर वातावरण जो है उसकी परत को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को याद होगा दूर जो वातावरण है उसको क्या कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने भी दोस्तों एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल का चुनाव किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। बहिर्मंडल दोस्तों जो पृथ्वी का सबसे दूर का वातावरण परत होती है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसके परतों को भी आपको नोट करा देता हूँ, नोट करिएगा। सबसे पहले होता है आपका, सबसे पहले नोट करिएगा, पहले नंबर पर पृथ्वी के सबसे नज़दीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम दोस्तों कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद तीसरे नंबर पर मतलब समताप मंडल आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर नोट करिएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद नोट करिएगा आपका ताप मंडल आ जाता है, और ताप मंडल के बाद लास्ट में आपका पड़ जाता है दोस्तों बहिर्मंडल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि ओजोन की परत, नोट करिएगा ओजोन की जो परत होती है वो किस मंडल में देखने को मिलती है। तो ओजोन की परत दोस्तों आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगी। और ओजोन की जो परत होती है ना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं जैसे बारिश हो गया, तूफान आ गया, आंधी होती है, कभी तेज गर्मी पड़ती है, तो मौसमी घटनाएं आपसे पूछेगा कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में मतलब होती हैं। तो याद रख लीजिएगा जो मौसमी घटनाएं होती हैं ना वो पृथ्वी के क्षोभ मंडल में होती हैं घटित, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर नोट करिएगा, काफी आसान है, भूटान की। किस देश की मुद्रा है, भूटान की मुद्रा है दोस्तों नगुल्ट्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है। पंचशीर घाटी, वेयर इज पंचशीर वैली सिचुएटेड, कहां पर स्थित है पंचशीर घाटी। तो इसके लिए दोस्तों आपका राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान। कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। और अफगानिस्तान से एक चीज याद रख लीजिएगा, आपसे पूछे कि भारत की जो क्या बोलते हैं सीमा है सबसे कम किस देश के साथ लगती है, भारत की जो सीमा है वो सबसे कम किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के ही साथ सबसे कम लगती है। सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। मैंने आपको पहले भी बताया, पहले नंबर पर बांग्लादेश है, फिर चाइना है, फिर आपका पाकिस्तान है, नेपाल है।
ठीक है, फिर आपका म्यांमार है, भूटान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, यानी अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मैटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज द मैटूर डैम लोकेटेड? कहाँ पर दोस्तों स्थित है मैटूर बांध? तो याद रख लीजिएगा, मैटूर बांध आपको दोस्तों तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट जरूर से करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सभी का, कमहरिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? कमहरिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? देखिए कमरिया की मैं बात करूं, जो ये कमरिया नामक न्यूक्लियर पावर प्लांट है स्थापित किया गया हरियाणा में। कहां पर स्थापित किया गया है? हरियाणा में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा दोस्तों। आज वीडियो देरी से आई है, लेकिन कल से दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि वीडियो आज सभी को सुबह 8 बजे प्रोवाइड करा दी जाए, यानी सुबह 8 बजे आपको चैनल के साथ जुड़ना है और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करते चलना है, ठीक है। आप सभी के लिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग की भी क्लास में लेकर आऊँगा, बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए गरीबी हटाओ का नारा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से चली थी और 1978 तक चली थी। अब आप कहेंगे कि इसमें एक साल कम क्यों बता रहे हैं? तो 1974 से 1978 तक ही चली थी। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्षों के लिए, वैसे पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 वर्षों के लिए, लेकिन ये जो योजना थी ये केवल 4 वर्षों के लिए चली थी, यानी मतलब 4 वर्षों के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना, और इसी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश कैसा होता है? देखिए लाल प्रकाश सबसे कम चमकता है, विचलन सबसे कम होता है, वेग न्यूनतम सबसे कम होता है, या फिर तरंग धैर्य सबसे कम होता है। देखिए मैं तरंग धैर्य की बात करूं तो तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की, ठीक है। इसका जो दोस्तों विचलन सबसे कम होता है, क्या कम होता है? विचलन सबसे कम होता है, यानी फैलाव इसका बहुत कम होता है, इसीलिए दोस्तों दूर से आपको लाल रंग देखने को मिल जाएगा। इसको क्यों करा गया है? जैसे अंधेरा होता है, कोहरा होता है, उसमें ये लाल रंग दूर से ही दिख जाता है, तो इसीलिए दोस्तों लाल रंग खतरे का सिग्नल होता है। और इसका जो विचलन याद रख लीजिएगा, तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है और रंगों की अपेक्षा, तो इसलिए ये दूर से दिख जाता है, यानी जो वातावरण में कम फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? आपने देखा होगा तेल की जो परत होती है ना, वो जल की सतह पर कलरफुल दिखाई देती है, आपको काफ़ी सारे कलर देखने को मिलेंगे। तो वो क्यों दिखाई देती है, किस कारण दिखाई देती है? तो याद रख लीजिएगा सबसे पहले कि जो तेल का अपवर्तनांक होता है ना, जो तेल का अपवर्तनांक होता है वो पानी के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण जो परावर्तन होता है वो पीछे की ओर हट जाता है। क्या होता है? जो तेल का अपवर्तनांक होता है वो पानी के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो परावर्तन होता है ना वो पीछे की तरफ हट जाता है, और इसीलिए जो हमें ये रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ किसके कारण ये सारी प्रक्रिया होती है, तो ये सारी प्रक्रिया दोस्तों व्यतिकरण के कारण, किसके कारण? व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस के कारण दोस्तों ये सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा?
तो ह्यूमन बॉडी की यहाँ पर हमसे बात करिए तो राइट आंसर नोट करिएगा, नर्वस सेल। नर्वस सेल यानी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है और इसे दोस्तों दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोल देते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन न्यूरॉन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर तंत्रिका कोशिका ही दिया जाता है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। लेकिन कहीं कहीं न्यूरॉन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो न्यूरॉन दोस्तों किसको बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका को ही बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे लंबी हमसे पूछा है तो सबसे छोटी आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा कोशिका। क्या दोस्तों, माइकोप्लाज्मा कोशिका सबसे छोटी है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड कॉल्ड। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड। क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन ए दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के द्वारा दोस्तों क्या करते हैं, हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लीजिएगा। चलिए अब एक व्यक्ति को पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है, उसका नाम आपको कमेंट करना है। पक्षी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, एक बार जल्दी से उसका नाम कमेंट करिए। ठीक है, अब मैं बात करूं, यहाँ पर एक होता है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी भी याद रख लीजिएगा। इसके द्वारा क्या होता है, जो जैविक जीवन में घटनाएं होती हैं ना, उसका अध्ययन दोस्तों फिनोलॉजी में करते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों ऑर्निथोलॉजी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोज़ देखने के लिए। और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।